हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 हुआ है 22 तारीख को, उसके इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। और आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी देख पाएंगे जो हमारे क्लास में पढ़ाया गया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पढ़ाया नहीं गया तो आप पिछले क्लासेस में जा कर के विज़िट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज जो क्लासेस हो रखे हैं उनमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या क्या थे, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं 2 तारीख और 6 तारीख को, उनमें आपके लिए मदद हो सके। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, द पीपल ऑफ वेयर फेमसली इन्वॉल्व्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द चिपको मूवमेंट, कि चिपको आंदोलन के क्रियान्वयन में के लोग शामिल थे, कि कहाँ के लोग शामिल थे। तो हम लोग जानते हैं कि जो चिपको मूवमेंट हुआ था वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को लेकर के हुआ था, और ये उत्तराखंड में हुआ था और इसको लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और ये जो हुआ था उत्तराखंड में, जहाँ पे गढ़वाली हिमालयाज रहते हैं। तो ये ऑप्शन जो थर्ड है हमारा, गढ़वाल हिमालयाज, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन एन ecosystem, aquatic ecosystem, the phenomenon of biomagnification can best be studied in the case of। तो हम लोग ये इकोसिस्टम के चैप्टर में बायोमैग्निफिकेशन को काफ़ी डिटेल स्टडी किए थे। इसमें हम लोगों ने देखा था कि बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। तो बायोमैग्निफिकेशन जो है उसको कहते हैं कि जब एक्वेटिक बॉडी होता है तो वहाँ पे जब कोई जो सबसे लोअर एनिमल होता है, जब उसके अंदर कोई टॉक्सिकेशन जाता है, उसके बाद जब उसे कोई उससे लार्ज एनिमल उसे खाता है, उसे फीड करता है, तो उसमें जो टॉक्सिक लेवल होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो ये टॉक्सिक लेवल जो होता है वो फूड चेन के थ्रू ये बढ़ता जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो ये किसके केस में होता है? ये जो हम लोग पढ़े थे ये डीडीटी के केस में होता है, कि डीडीटी जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, जब हम इसे छिड़काव करते हैं खेतों में और ये जब वाटर में चला जाता है तो वहाँ पे जो फिश रहते हैं वो जब इसे कंज्यूम करते हैं और फिश को फिर बर्ड खाती है, तो बर्ड में जो होता है वो सेम लेवल ऑफ अमाउंट या फिर टॉक्सिकेशन लेवल जो होता है उससे बढ़ के ही उसके अंदर फिर ये कॉज करता है। उसके बाद जब फिर उसे कोई और खाता है तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर जो टॉक्सिक लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ये जो हम अपने क्लास में बताए हैं वो ग्रीन हाउस गैस जो क्लास है चैप्टर, उसमें बताए कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब तो मेन ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। तो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑप्शन 2 जो हमारा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है। अगला सवाल है, द मेन रीज़न फॉर विच वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर इज़ आवर, कि हम हवा पर निर्भर हैं, इसका मुख्य कारण हमारा क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप भी बता दोगे कि हम लोग जो डिपेंडेंट है वो रिस्पायरेशन के वजह से डिपेंडेंट है हवा के ऊपर। अगला सवाल है कि विच कंट्री प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ होल्डिंग अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट इन 1968, कि 1968 में पर्यावरण के साथ मानव संबंधों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का विचार किस देश ने प्रस्तावित किया था। तो ये जो प्रस्तावित हुआ था वो हुआ था स्वीडन के द्वारा। तो ऑप्शन 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड बाय, कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या हुआ है कि हमारे जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ गया है। तो वो कितने तक बढ़ा है? ये जो बढ़ा है वो है 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, कि निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में गैर लक्ष्य जीवों के लिए विषाक्त नहीं है। जैसे क्या होता है कि जब हम
किसी चीज़ का छिड़काव करते हैं, जैसे फंगीसाइड, हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, तो फंगीसाइड और हर्बिसाइड्स वगैरह और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये सब तो टारगेट ऑर्गेनिज्म को ये करते ही हैं, उसके साथ वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। लेकिन ये जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो क्या है कि ये नॉन टॉक्सिक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स से होते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उनसे ये बना हुआ होता है और इसीलिए ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ द हिमालयन रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वतमाला है उसका सामान्य अभिविन्यास क्या है। तो इसका जो जनरल ओरिएंटेशन है वो है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। अगला सवाल है हु इज़ नॉन एज द लीडर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक या फिर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कौन जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में देखा जाए तो वो नॉर्मन बोरलॉग जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कि इनमें से कौन सा है जो कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रह का स्रोत नहीं है। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो आते हैं वो आ जाते हैं वेस्ट फ्रॉम होम्स, जो घरों से निकलते हैं वो आ जाते हैं, और वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल से भी निकलते हैं वो सॉलिड वेस्ट में आते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में। और वेस्ट फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से भी वेस्ट निकलते हैं वो भी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आते हैं, लेकिन जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस विच इज़ मोस्ट पावरफुल एंड कॉजेज डैमेज टू द डीएनए इज, कि जो पाराबैंगनी विकिरण है जो कि सनलाइट ये सन से कॉज होता है और इसको रोकने का काम करता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ही है जो कि यूवी रेज को अर्थ तक पहुंचने से रोकता है। तो पाराबैंगनी विकिरण की वह तरंग दैर्ध्य जो सबसे अधिक शक्तिशाली होती है और वो क्या करता है कि डीएनए को नुकसान भी पहुंचाती है। तो इसमें से जो दिया हुआ है कि यूवी के टाइप्स दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा यूवी का टाइप्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो डीएनए को डैमेज करती है। और डीएनए हम लोग जानते हैं कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अगर इसमें कोई चेंजेस आ जाएगा, कोई डैमेज हो जाएगा तो इससे फिर क्या होगा कि म्यूटेशन काउज होगा और फिर बहुत तरह का जो है विकृति आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी हमने अपने क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल जो है वो है द ग्लास पैनल यूज्ड इन ग्रीन हाउसेज इज़ नॉन टू रिटेन, कि जो ग्रीन हाउस में इस्तेमाल किया जाने वाला ग्लास पैनल है वो किसको बनाए रखने के लिए जाना जाता है। तो ये क्या करता है कि हीट को रिटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेजर टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, कि इनमें से कौन सा उपाय है जो ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो है कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई करना। तो वनों की कटाई करने से क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा नियंत्रित नहीं करेगा, तो डिफॉरेस्टेशन कभी भी नियंत्रित नहीं करेगा, ये उल्टा बढ़ाएगा इस चीज़ को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। बाकी ये तीनों जो हैं वो क्या करेगा कि अगर हम ये तीनों अप्लाई करते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी एजेंट दैट हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मैटर इन डोमेस्टिक सीवेज इज, घरेलू सीवेज में बायोडिग्रेडेबल पदार्थ के अपघटन में मदद करने वाला प्राथमिक एजेंट है। हम लोग ये भी देख चुके हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होता है, ये इकोसिस्टम के चैप्टर में। और इसका जो डोमेस्टिक सीवेज जो होता है उसको डिकम्पोजिशन करने का काम कौन करता है। तो डोमेस्टिक सीवेज जो होता है उसको डिकम्पोज करता है, जैसे ये एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जितने भी हैं उसमें बैक्टीरियम जो होता है, बैक्टीरिया सबसे पहले एक्ट करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बैक्टीरियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द हिमालयाज हैज़ द ग्रेटेस्ट विड्थ, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है। तो ये कश्मीर क्षेत्र जो है उसमें हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है। अगला सवाल हमारा है द प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन इज़ प्रिवेलेंट इन द, हम लोग जानते हैं कि झूम खेती जो है, झूम कल्टीवेशन, वो एक जगह से दूसरे जगह, जैसे जो ट्राइब्स लोग हैं वो क्या करते हैं कि जंगलों में रहते हैं और उसके बाद एक जगह पे खेती करते हैं, वहाँ पे जब वो सीज़न ऑफ हो जाता है उसके बाद उस चीज़ को जलाते वलाते हैं और वो नेक्स्ट जगह मूव कर जाते हैं, फिर वहाँ पे अपना फील्ड बनाते हैं और फिर वहाँ पे खेती वगैरह करते हैं। मतलब अलग अलग जगह पे खेती जा कर के करना, उसी को हम कहते हैं झूम कल्टीवेशन। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है किस एरिया में, तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है उधर बहुत सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो इधर ये ज़्यादा प्रचलित है। अगला सवाल है द मेन यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ इन। ये भी हम लोग अपने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये कूलेंट का काम करता है। तो ये जो रेफ्रिजरेंट्स है यहाँ पे करेगा, एसी हो गया, रेफ्रिजरेंट्स हो गया, फिर जैसे और भी जगह हैं जहाँ पे कूलेंट का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पे सीएफसी का यूज़ होता है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो मेन सोर्स ऑफ रीज़न है कि जो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है उसका मेन सोर्स ऑफ रीज़न है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम साउंड इज जनरेटेड। जो अधिकतम ध्वनि है वो किससे उत्पन्न होती है। तो साउंड को जो हम लोग एक तो मेज़र करते हैं, इसका मेज़रमेंट यूनिट जो है वो है डॉप्सन है। और सबसे ज़्यादा जो साउंड है वो किससे प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्मोक, औद्योगिक धुएं से। तो इससे तो नहीं होता, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन से, या फिर बाय द टेक ऑफ ए जेट प्लेन, जेट विमान के उड़ान भरने से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कि जेट विमान के उड़ान भरने से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साउंड जनरेट होता है। और ये भी हम अपने क्लास में ये सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडिएशंस दैट आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियर वेस्ट आर नॉन टू कॉज एट ए हाई रेट। कि परमाणु कचरे से निकलने वाले विकिरण उच्च दर पर उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। जो रेडिएशंस निकलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट से वो क्या करता है कि म्यूटेशन कॉज करता है ये जेनेटिक कोड में। जैसे हमारा जो मेन है जीन्स जो होते हैं, जैसे डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए में जो कोडिंग करता है उसे हम लोग कहते हैं जीन। तो उसमें जो चेंजेस आता है, सडन चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। जो अचानक से किसी चीज़ में चेंज आ जाए, डीएनए में चेंज आ जाए, उसे ही म्यूटेशन करते हैं। और ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो उसका जो रेडिएशन है वो कॉज करता है म्यूटेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हम कहेंगे अल्ट्रेशन इन डीएनए। Next question is for the protection and improvement of the environmental quality the Environment Protection Act came into force in the year। कि पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। तो यह लागू हुआ 1986 में, और इसमें लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ है, मतलब संशोधन हुआ है इसमें, वो 1991 में हुआ है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ स्मोक स्टिक्स। कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत धुआं छोड़ने का स्रोत नहीं है। तो स्मेल्टर जो है वो धुआं छोड़ने का स्रोत है, थर्मल पावर प्लांट भी एंड इंडस्ट्रीज भी है, लेकिन जो नदियां हैं उनमें से धुआं नहीं निकलती। तो आज का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था। इतने ही सवाल थे जो कि पूछे गए थे जेई में, और देखे होंगे कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कॉमन सेंस वाले भी हैं, और बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो कि एक तो हमारे क्लास में ये लगभग क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो अगर आपको फटाफट रिवीजन करना है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। और अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम लोग इन्वायरमेंट के कुछ कुछ क्वेश्चंस लाते रहेंगे। और देखते नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो होगा कि जो कंप्यूटर्स के सवाल पूछे गए हैं जेई में, उसका सेशन एक करवा दिया जाएगा, ताकि इससे थोड़ा आइडिया लगे कि कंप्यूटर्स में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच।